Hello, I am Hitesh Shekhawat, a React.js developer and tutor at TechTech. लास्ट कुछ सेशंस में हमने पढ़ा कि हमारे जो रिएक्ट है वो प्रॉप्स एंड स्टेट का यूज़ करके कैसे यूआई को रेंडर कर सकती है। प्योर फंक्शंस को हमने हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमारे एक प्योर फंक्शन की तरह ट्रीट करा है, जो हमारे जो प्रॉप्स एंड स्टेट से जो इनपुट आता है उसको उसका सेम आउटपुट देते हैं JSX में। मतलब जैसा हम स्टेट एंड प्रॉप से जो भी हमारे इनपुट वगैरह होते हैं उसको सेम आउटपुट में रिटर्न करता है। आज हम हमारे सेशन 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे रिएक्ट के, कि मतलब रिएक्ट जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे ऐप के उसको कैसे परफॉर्म करता है, टास्क को कैसे परफॉर्म करता है, और जो यूज इफेक्ट हुक होता है उसके बारे में जानेंगे कि कैसे ये हमारे लाइफ साइकिल मेथड्स की तरह काम करता है और कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं कि जो भी हमारे बग्स हैं इन सब को पर काम कैसे करते हैं। यूज इफेक्ट हुक को लेकर बार बार री-रेंडरिंग होने लग जाती है, वो क्यों होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का एजेंडा रहेगा वो रहेगा 4 पार्ट्स के अंदर। पहले हम समझेंगे कि जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं, वो हमारे रियल वर्ल्ड ऐप्स के लिए एसेंशियल क्यों हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे यूज़ इफेक्ट हुक के बारे में, कि यूज़ इफेक्ट हुक क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हम जो हमारे एक्सटर्नल इंटरेक्शंस होते हैं वो यूज़ इफेक्ट हुक से कैसे मैनेज कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा वो रहेगा डिपेंडेंसी रहेगा, मतलब यूज़ इफेक्ट हुक कैसे काम करेगा वो हम समझ लेंगे, लेकिन हमारा कंट्रोल भी तो होना चाहिए ना उस यूज़ इफेक्ट हुक के ऊपर, तो वो हमारा कंट्रोल रहता है डिपेंडेंसी की वजह से, डिपेंडेंसी एरे की वजह से। वो कैसे काम करती है वो हम इस जो थर्ड पॉइंट है हमारा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। जो हमारा फोर्थ रहेगा वो रहेगा लोडिंग एंड एरर स्टेट को मैनेज करना, जिसके अंदर हम एक छोटी सी मतलब एक एप्लीकेशन सी बनाएंगे, मतलब एक छोटा सा कोड लिखेंगे जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे हम हमारे जो लोडिंग और एरर स्टेट है उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं स्टेट्स के थ्रू, यूज़ इफेक्ट की हेल्प लेके, यूज़ स्टेट की हेल्प लेके। ऑब्वियसली अगर स्टेट बोल रहा हूँ तो यूज़ स्टेट आएगा उसके अंदर, अपन मैन्युअली कोई अलग से स्टेट नहीं बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट्स होते क्या हैं। कुछ भी मतलब साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा कोड जो हमारे कंपोनेंट के बाहर का मतलब बाहर का जो भी इंटरेक्शंस होती है हमारे कंपोनेंट से उनको परफॉर्म करे, जैसे कि API फैचिंग हो गया, कोई टाइमर या सेट इंटरवल्स हो गए, सब्सक्रिप्शन हो गया, जैसे किसी भी थर्ड पार्टी से डायरेक्टली कनेक्ट होना, जैसे वेब सॉकेट हो गया, वेब सॉकेट से जो भी कनेक्शन बनाएंगे हम वो हो गया, वो भी एक साइड इफ़ेक्ट ही होता है। डायरेक्ट डोम का मैनिपुलेशन करना कि लिस्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना, या फिर जो भी नई हमारी एक्टिविटी कर रहे हैं हम उसको डायरेक्टली डोम पे रिप्रेजेंट हो जाना बिना विदाउट एनी मैनुअल इंटरेक्शन की भाई यूज़र को कुछ क्लिक करना पड़े, नहीं, डायरेक्टली जैसे ही यूज़र ऐप से अगर रजिस्टर होता है तो जो पैनल होता है उसकी लिस्ट पे डायरेक्टली यूज़र की लिस्ट दिख जाती है। तो उस तरीके से जो डायरेक्ट डोम मैनिपुलेशन होता है वो भी एक साइड इफ़ेक्ट ही होता है। दूसरा जो मतलब जो हमारी ब्राउज़र की जो स्टोरेज रहती है, जैसे लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज रहती है, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनका डाटा कैसे गेट कर सकते हैं, उनको सेट करना, मतलब राइट एंड रिमूव, रीड, ये सारी चीज़ें हम जो ब्राउज़र की स्टोरेज है उससे कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी एक साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर काम कर सकती है। ये मतलब जो भी इंटरेक्शन हमारी वर्ल्ड के आउटसाइड से, मतलब जो भी हमारा कैसे मतलब जो भी हमारे वर्ल्ड के आउटसाइड का मतलब हो जाता है हमारे प्रोजेक्ट के आउटसाइड से, कि मतलब जो भी हम कोड लिख रहे हैं उसके अंदर किसी आउटर चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना, उसे हम साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं। कि जैसे अगर मैं API फैच कर रहा हूँ तो API फैच में कहीं और से हो रही है, मैं अपनी फ्रंट एंड की तरफ से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वो कहीं और से हो रही है, तो उसको मैं अपने फ्रंट एंड पे अगर मैं कॉल करा रहा हूँ तो वो एक साइड इफेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि हम डायरेक्टली कंपोनेंट की बॉडी के अंदर डाटा फैच क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी तो रेंडर हो रही है लाइन बाय लाइन चलने के अकॉर्डिंग। जो हमारा फंक्शन है हम अगर डायरेक्ट उसको हमारे JSX में मतलब राइट कर देंगे तो वो क्या करेगा, वो उस टाइम पे भी डाटा फैच करेगा, लेकिन ये क्या होता है कि एक इन्फाइनाइट लूप में चल जाएगा कि डाटा कॉल हुआ, उसने UI के अंदर चेंजेस करे, वापस से वो JSX रीड कर रहा है, रीड करते टाइम वापस फंक्शन आया, फंक्शन वापस से कॉल हुआ, तो ऐसे करके ये क्या कहता है इन्फाइनाइट लूप में चल जाता है। इस वजह से हम डायरेक्टली कंपोनेंट की जो बॉडी होती है उसके अंदर हम कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स को परफॉर्म नहीं करते हैं, वहाँ पे कॉल नहीं करते हैं। जैसे फंक्शंस हो गए, API कॉलिंग हो गई, ये सब हम वहाँ पे कॉल नहीं करते हैं। जैसे कंपोनेंट री रेंडर हो गया कि कंपोनेंट बार बार री रेंडर होगा क्योंकि वो लूप में चल रहा है,
फैच हो जाएगी, मतलब जितनी बार JSX रीड होगी उतनी बार फैच होगा फंक्शन। डाटा अराइव यू सेट कॉल यू कॉल सेट डाटा टू अपडेट स्टेट, जैसे ही मैं स्टेट अपडेट करूँगा तो जैसे ही डाटा आएगा मैं स्टेट अपडेट करूँगा, स्टेट जो हमारा डोम है उसको मैनिपुलेट करेगा, वापस फंक्शन कॉल होगा। ये मतलब बेसिकली रीरेंडर्स को बचाने के लिए ही मतलब काम, मतलब इनसे प्रिवेंट ही रहा जाता है कि हम कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली हमारा जो लॉजिक है, जो भी हमारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको परफॉर्म ना करें। अब बात करते हैं हम यूज़ इफ़ेक्ट हुक के बारे में कि ये कैसे हमारे इफ़ेक्ट्स को मैनेज करता है, जो भी हमारे कंपोनेंट्स है उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो भी होते हैं उनको कैसे मैनेज करता है। तो यूज़ इफ़ेक्ट जो हमारा रहता है वो दो चीज़ों को रिटर्न करता है, पहला होता है एक फंक्शन और दूसरा होता है एक डिपेंडेंसी एरे। फंक्शन जो एक कॉल बैक फंक्शन रहता है जिसके अंदर हम हमारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको परफॉर्म करते हैं, जैसे API फैच हो गया या सेट टाइम आउट इंटरवल्स वगैरह हो गए, वेब सॉकेट से कनेक्शन हो गए, तो इन चीज़ों को हम उस कॉल बैक फंक्शंस के अंदर परफॉर्म करते हैं। और जो डिपेंडेंसी एरे रहता है हमारा, उससे हम कंट्रोल करते हैं हमारा जो यूज़ इफ़ेक्ट है उसको, कि यूज़ इफ़ेक्ट हमारा कब रन करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। जैसे माउंट हुआ जब करेगा यूज़ इफ़ेक्ट, जब भी माउंट होता है कंपोनेंट तो उस टाइम हमेशा रन करेगा, लेकिन जब कुछ भी अपडेट हुआ हमें उस टाइम पे भी अगर उस डाटा को रिकॉल करवाना है या फिर उस साइड इफ़ेक्ट्स को वापस से रेंडर करवाना है, रन करवाना है, तो हम उसमें डिपेंडेंसी एरे के अंदर उस वेरिएबल को डाल देते हैं जो अपडेट होगा, जिसके अपडेट पे हमें वो फंक्शन कॉल कराना है। तो ये डिपेंडेंसी एरे और एक फंक्शन इफेक्ट फंक्शन रिटर्न करता है। अब हम एक कोड के थ्रू जानते हैं कि ये इनका जो सिंटैक्स रहता है वो रहता कैसे है, कि पहले हम जो हमारे रिएक्ट है उसके यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट हुक, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें स्टेट की हेल्प चाहिएगी ताकि हम वेरिएबल्स को चेंज करेंगे, डाटा फैच करेंगे, सेट करेंगे, तो उसमें हमेशा स्टेट की हेल्प चाहिएगी और स्टेट का रेफरेंस हमेशा यूज़ स्टेट से जाएगा। देन हम एक यूज़र प्रोफाइल नाम से हम एक प्योर कंपोनेंट बनाएंगे जिसके अंदर हम एक स्टेट बनाएंगे यूज़र एंड देन सेट यूज़र, और हमारा जो यूज़र प्रोफाइल रहेगी उसके अंदर हम यूज़र आईडी को एज एन आर्ग्यूमेंट कॉल करेंगे। देन हमारा जो यूज़ इफेक्ट है उसके अंदर एक API फैच करेंगे हम फैच मेथड के थ्रू, जिसके अंदर यूज़र आईडी एज अ पैरम्स भेज के हमारा जो सेट यूज़र वाले जो फंक्शन है उसके अंदर डाटा को सेट कर देंगे, जिससे हमारा जो यूज़र की जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास गेट हो जाएंगी। और अगर जब हमारे पास में यूज़र नहीं है, तो जब हमारा यूज़ इफेक्ट कॉल हो रहा है उस ड्यूरेशन में हमारे पास में यूज़र का कोई डाटा है नहीं, तो उस टाइम पे हमें क्या दिखाना है, लोडिंग यूज़र, मतलब जो हमारे यूज़र्स की डिटेल्स हैं वो लोड हो रही है। और उसके बाद में जो रिटर्न करेगा, मतलब अगर यूज़र की केस में अगर आता है तो वो लोडिंग यूज़र दिखाएगा, अगर यूज़र आ जाता है हमारे पास में, यूज़र का डाटा आ जाता है, तो फिर वो डिव के अंदर जो यूज़र की डिटेल्स हैं वो रेंडर करा देंगे। जो हमारे JSX होता है उसके अंदर हम जो हमारे सेट ये जो यूज़र स्टेट है इसके वेरिएबल्स को एक्सट्रैक्ट कर देंगे, जैसे नेम हो गया, ईमेल हो गया, इसको हम JSX के अंदर राइट कर देंगे कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से। तो जो यूज़ इफेक्ट जो रहेगा, यूज़ इफेक्ट फंक्शन और डिपेंडेंसी एरे को रिटर्न करता है। हमारा पहले क्या रहेगा कि हम डाटा को फैच करेंगे, क्योंकि जब कंपोनेंट माउंट हुआ, यूज़ इफेक्ट रन हुआ, हमारा डाटा फैच हुआ, फिर हमारा जो डाटा है उसको हम जो सेट फंक्शन हमने जो यूज़र का जो वेरिएबल बनाया उसका जो सेट फंक्शन होता है सेट यूज़र, उसके अंदर हमने यूज़र का जो डाटा है उसको सेट कर दिया। देन हमारी जो यूज़र आईडी है, जो मैं एज अ पेरेंट से जो मैं यूज़र आईडी गेट कर रहा हूँ जिसकी मेरे को डिटेल्स देखनी है, उसको हम डिपेंडेंसी एरे में डाल देंगे ताकि वो API को रिकॉल कर सके। मतलब जब हमारे पास यूज़र आईडी नहीं है तब API फैच होगी तो वो एरर देगी, या फिर हम उस API को कॉल नहीं करवाएंगे क्योंकि वो यूज़र आईडी है नहीं, तो वो किस यूज़र की डिटेल्स देगी, वो हमारे पास एरर देगी, तो हम उसको उस टाइम पे API कॉल नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारे पास यूज़र आईडी आ जाएगी, जब हमारे पास यूज़र आईडी कॉल हो जाएगी, तो हम इसे डिपेंडेंसी एरे में डाल देंगे ताकि ये वापस से उस यूज़ इफेक्ट को रन कर सके, वो जो हमारी API है उसको वापस रिकॉल कर सके। तो जो यूज़ इफेक्ट है वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि माउंट होते भी चलेगा, और जब कोई अपडेट रहती है या फिर हमारा जो भी लॉजिक रहता है वो चेंज होगा तब वो वापस से कॉल होगा।
अब बात करते हैं कि जो हमारा यूज इफेक्ट है वो कंपोनेंट की लाइफ साइकिल से कैसे कनेक्ट रहता है। मतलब जब हम क्लास कंपोनेंट में पढ़ते थे कि जो हमारी लाइफ साइकिल, जो हमारा कंपोनेंट है उसकी एक प्रॉपर एक लाइफ साइकिल होती थी कि कब कौन सी चीज़ डिसाइड होगी। कंपोनेंट अगर हटेगा तो क्या होगा, कंपोनेंट रेंडर होगा तो क्या होगा, उसको कब अपडेट करेंगे, तो इसकी एक लाइफ साइकिल रहती थी। मतलब इसके अलग अलग फंक्शंस रहते थे। लेकिन जो यूज इफेक्ट है इसको एक पूरा कंबाइन प्रोसेस, मतलब कंबाइनली ये हमारे काम करता है लाइफ साइकिल मेथड के थ्रू। सेम चीज़ जो लाइफ साइकिल मेथड्स अलग अलग फंक्शंस में करती थी वो ये सेम काम एक यूज इफेक्ट हुक करता है। जैसे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा कंपोनेंटेड माउंट। मतलब एक बार रन होगा तो वो इनिशियल रेंडर होगा। मतलब जैसे ही हमारा कंपोनेंट रेंडर हुआ उस टाइम पे कंपोनेंटेड माउंट रन करेगा जब हमारी डिपेंडेंसी एरे जो है वो एम्प्टी रहेगा। मतलब जो फर्स्ट अटैम्प्ट जो रहता है हमारे कंपोनेंट रेंडर का, उस टाइम पे जो भी साइड इफेक्ट्स हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम यूज इफेक्ट के अंदर अगर एम्प्टी स्ट्रिंग डाल के कर देंगे तो वो रेंडर हो जाएगा। सेकंड रहता है कंपोनेंटेड अपडेट। अब जब हमारी प्रॉप्स या स्टेट वगैरह चेंज होती है तब हमें कंपोनेंट को अपडेट करना है। लेकिन जो हमारे यूज इफेक्ट है उसके अंदर जो हमारी डिपेंडेंसी एरे है उसके अंदर हम डिपेंडेंसी अगर डाल देते हैं तो वो हमारे कंपोनेंट को अपडेट भी कर देगा। और कंपोनेंट विल अनमाउंट एक जैसे कंपोनेंट हाइड हो जाता है कि मेरा वो कंपोनेंट अब काम नहीं आ रहा है, ट्रू फॉल्स बूलियन से कैसे ही मैंने उसको हाइड कर दिया है, तो जब वो हाइड हो जाता है कंपोनेंट तो उस टाइम पे जो भी हम चीज़ें क्लोज करना चाहते हैं, जैसे इंटरवल हो गया, हम इंटरवल को जब भी कॉल कराना चाहते हैं जब वो कंपोनेंट माउंट हो, वरना क्लोज कर देंगे, इंटरवल को क्लियर कर देंगे। वैसे ही उसको हम जो हमारे रिटर्न होता है यूज इफेक्ट के अंदर, उसमें कॉल बैक फंक्शंस के अंदर हम जो भी हमारे चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना होता है, मतलब जो भी ये चीज़ों को हमें क्लोज करना होता है उसको हम उस रिटर्न के कॉल बैक फंक्शंस के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कंपोनेंट विल अनमाउंट वाला जो प्रोसेस रहता है हमारे लाइफ साइकिल मेथड का वही परफॉर्म हो जाएगा। जो हमारे लाइफ साइकिल मेथड्स रहेंगे वो इस तरीके से काम करते थे कि कंपोनेंट डिड माउंट, इनिशियल रेंडर जो होता था हमारा वो, कंपोनेंट डिड अपडेट, जब हमें अपडेट कराना हो किसी प्रॉप्स या स्टेट के थ्रू, कंपोनेंट विल अनमाउंट जब हमारा कंपोनेंट क्लोज हो रहा हो, मतलब वहाँ से उससे जो हमारा जो हमारी यूआई है जो हमारी विजिबल है उससे वो कंपोनेंट हट रहा हो, हाइड हो रहा हो, उस टाइम पे हम रिटर्न का एक कॉलबैक फंक्शन, सेम यही सिंटैक्स रहता है यूज इफेक्ट के अंदर, जो हमारे लॉजिक्स रहते हैं उनके एकदम बॉटम के अंदर हम ये रिटर्न और कॉलबैक फंक्शन लगा देते हैं। जब हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होता है तो वो जो भी साइड इफेक्ट्स रहते हैं उनको क्लोज करने के लिए काम आता है। फर्स्ट जो स्टेप था वो था कंपोनेंट डिड माउंट का, टू रन एन इफेक्ट ओनली वंस फर्स्ट माउंट। मतलब जब हमारा कंपोनेंट जो है वो जब फर्स्ट माउंट करेगा, मतलब जो इनिशियल रेंडर करेगा उस टाइम पे ही चलेगा, वरना नहीं चलेगा ये, क्योंकि डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी है, कुछ है नहीं उसमें, तो वो अपडेट भी नहीं होगा, वो सिर्फ इनिशियल रेंडर पे ही कॉल होगा। क्लास कंपोनेंट में लिखते थे हम कंपोनेंट डिड माउंट का जो फंक्शन है वो, और फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हम डायरेक्टली यूज इफेक्ट को कॉल कर देते हैं एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे के ऊपर। बी सेकंड आता है अपडेटिंग का, कंपोनेंट डिड अपडेट, मतलब जब हमारी कोई भी प्रॉप्स या स्टेट की वैल्यू अपडेट होगी जो हमारी डिपेंडेंसी एरे के अंदर हमने इंसर्ट कर रखी है, तब वो कंपोनेंट है जो अपडेट होगा, मतलब जो हमारा यूज इफेक्ट है वो वापस कॉल होगा, साइड इफेक्ट है वो वापस रन करेगा। तो जो क्लास कंपोनेंट होता था उसके अंदर हम कंपोनेंट डिड अपडेट नाम से एक फंक्शन रखते थे जो एक प्रीवियस प्रॉप्स नाम से एक आर्ग्यूमेंट कॉल कराता था, जिसके बाद में हमारा जो साइड इफेक्ट है उसको परफॉर्म कर देता था। जो हमारा फंक्शन कंपोनेंट है उसके अंदर जो यूज इफेक्ट है उसके अंदर डिपेंडेंसी एरे के अंदर हम कोई भी वेरिएबल अगर सेट कर देते हैं तो वो हमारा जो साइड इफेक्ट रहता है उसको वापस रन कर देगा। थर्ड जो हमारा पॉइंट रहता है वो रहता है अनमाउंट का, मतलब कंपोनेंट विद अनमाउंट। जब भी हमारा जो कंपोनेंट है वो हाइड होगा या फिर वहाँ से मतलब जो भी हमारे यूआई है वहाँ से हट जाएगा, हाइड हो जाएगा, उस टाइम पे जो भी हमारे साइड इफेक्ट्स थे उनको डिस्ट्रॉय करने का जो काम था वो हमारे कंपोनेंट डिड अनमाउंट का था। क्लास कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट विल अनमाउंट का था। कंपोनेंट विल अनमाउंट जो है वो हमारे एक कॉलबैक फंक्शन की तरह, सेम फंक्शन की तरह ही रहता है, जिसके अंदर हम जो भी इंटरवल अगर क्लियर कराना हो या फिर कोई भी ऐसा स्टेट खाली करवानी हो, कोई बूलियन ट्रू फॉल्स करना हो, जो भी मतलब कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करने के काम है वो सारे हम इसमें रिटर्न जो कंपोनेंट विल अनमाउंट है उसके अंदर कॉल करा सकते हैं।
और जो फंक्शन कंपोनेंट था उसके फंक्शनल कंपोनेंट है उसके अंदर जो यूज इफेक्ट है उसमें अगर रिटर्न कीवर्ड के हेल्प से अगर हम कॉलबैक फंक्शन के अंदर जो भी साइड इफेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना है वो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो कंपोनेंट के अनमाउंट होते ही वो सारी चीज़ें रन हो जाएंगी, मतलब कंपोनेंट अनमाउंट होने से जस्ट पहले, जब जैसे ही कंपोनेंट हाइड होने लगा उस टाइम पे ये रिटर्न फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब आते हैं डिपेंडेंसी एरे पे कि हम जो भी हमारा यूज इफेक्ट है उसके ऊपर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कि डिपेंडेंसी एरे है उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हमारे यूज इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो पहला जो पॉइंट रहता है वो रहता है कि यूज इफेक्ट में जो डिपेंडेंसी एरे है वो काम कैसे कैसे करता है, मतलब कि अगर खाली है या नहीं है या फिर उसके अंदर कुछ है तो इस टाइम पे कैसे कैसे काम करेगा। तो पहला जो रहता है वो रहता है एम्प्टी एरे का, जिसके अंदर हाँ वो सिर्फ जब रन करेगा जब हमारा कंपोनेंट इनिशियल रेंडर होगा। वापस रिफ्रेश कर रहे हैं तो बात अलग है, बाकी अगर वो एक बार यूआई पे विजिबल हो गया तो उसके अंदर जो भी साइड इफेक्ट्स रहेंगे वो सारे रन हो जाएंगे। अगर वापस से कुछ अपडेट हो रहा है तो वो अपडेट नहीं होगा, वो वापस रिकॉल नहीं होगा। जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा डिपेंडेंसीज का, कि हमारा जो एरे है उसके अंदर अगर डिपेंडेंसी चेंज हो रही है, मतलब जो भी हमारा वेरिएबल्स है अगर वो चेंज हो रहे हैं तब वो उसको वापस कॉल कराएगा। इनिशियल रेंडर पे भी कॉल होगा और जब डिपेंडेंसी चेंज हो रही है तब भी कॉल होगा। थर्ड आता है नो एरे, हमने डिपेंडेंसी का एरे उसको दिया ही नहीं, डायरेक्टली सिर्फ फंक्शन दिया। तो ये क्या करेगा कि जब भी कोई छोटा सा भी अगर इफेक्ट हो रहा है हमारे पूरे कंपोनेंट में, इवन कि हम कोई क्लिक भी कर रहे हैं तो कंपोनेंट इफेक्ट कर रहा है उस चीज़ से, तो वो हमारा वापस से उस यूज इफेक्ट को रन कर देगा। अननेसेसरीली जो रीरेंडरिंग्स रहती हैं वो इस वजह से ही होती हैं कि हम उसमें कोई डिपेंडेंसी एरे फिक्स नहीं कर रखे, ना एम्प्टी है ना उसमें कोई हमने डिपेंडेंसी एरे उसको दिया ही नहीं। उस टाइम पे ये जो यूज इफेक्ट है ये हमारा लूप में चल जाता है, इसलिए हम इसको अवॉइड ही करते हैं कि हम हमेशा या तो एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे या डिपेंडेंसीज उसके अंदर फिल आउट करेंगे। अब हम कोड के थ्रू समझते हैं कि क्या सिंटैक्स रहता है इसका डिपेंडेंसी एरे का। तो पहला सिंटैक्स है वो एम्प्टी एरे का है, जिसके अंदर हम सिर्फ यूज़र को, मतलब जो हमारा कंसोल है उसको बताएंगे कि ये कितनी बार कॉल हुआ, मतलब जो भी हमारा डाटा है, फंक्शंस है, साइड इफेक्ट्स है, वो कितनी बार कॉल होगा। जो एम्प्टी एरे है उसके अंदर सिर्फ यूज इफेक्ट रखा, उसके अंदर जो कॉल बैक फंक्शन है वो लिखा और एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे डाल के, और हमने सिर्फ इतना सा सिंटैक्स रहता है उसका जब हम डिपेंडेंसी एरे खाली रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इनिशियल लोड पे चलेगा। जो सेकंड सिनेरियो रहता है वो हमारा वो रहता है डिपेंडेंसी के साथ में। डिपेंडेंसीज हम मल्टीपल पे डाल सकते हैं, जैसे अभी ये सिर्फ पोस्ट की एपीआई है, अगर मैं किसी यूज़र की पोस्ट की एपीआई लेना चाहता हूँ, पर्टिकुलर यूज़र की, और सिर्फ उसकी एक पर्टिकुलर पोस्ट देखना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि हमारा जो यूज़र आईडी है वो भी डिपेंडेंसी एरे में डाल देंगे और जो हमारी पोस्ट की आईडी है वो भी डिपेंडेंसी एरे में डाल देंगे। तो इस टाइम पे क्या होगा कि जब यूज़र आईडी को आई लेकिन हमारे पास पोस्ट आईडी नहीं आई, तो हम उसको यूज इफेक्ट चालू होने से पहले रिटर्न करा देंगे, क्योंकि कुछ कॉल नहीं होगा उस टाइम पे। जब हमारे पास यूज़र आईडी एंड पोस्ट आईडी दोनों आ जाएंगी तो दोनों के जो वेरिएबल है वो चेंज हो जाएंगे, डिपेंडेंसी एरे है वो एक्टिव हो जाएगा और इस यूज इफेक्ट को वापस कॉल करा देगा। तो जो हमारा फैच फंक्शन है वो वापस कॉल हो जाएगा, दोनों जो हमारी आईडीज़ हैं वो गेट हो जाएंगी और हमारा डाटा सिक्योरली हमारे पास आ जाएगा। कोई एरर या फिर कुछ मतलब जो भी हमारे एरर रहती है या फिर क्रैश होना हो जाता है हमारी एप्लीकेशन का, वो हमें इस टाइम पे नहीं दिखेगा। अगर कोई वेरिएबल हम ऐसा यूज़ में ले रहे हैं जो इनिशियली नल या अनडिफाइन आता है, तो उस टाइम पे जो भी हमारा साइड इफेक्ट परफॉर्म हो रहे हैं यूज इफेक्ट के अंदर, उनको रन नहीं करना होता है, क्योंकि वो एरर क्रिएट कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं कि लोडिंग एरर, लोडिंग स्टेट्स, एरर स्टेट्स और जो हमारे स्टेट्स हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं। मतलब जो डाटा होता है लोडिंग वाली जो स्टेट हो जाती है हमारे कंपोनेंट की, या फिर जो एरर स्टेट होती है, उन सबको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये एसेंशियल रहती क्यों है इनको मैनेज करना, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली नहीं बन जाती, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो बेटर यूज़र एक्सपीरियंस करने के लिए हमारा क्या रहता है कि हमें एक्सप्लेन करना होता है कि हो क्या रहा है एक्चुअली। अगर एरर भी आ रही है तो हमें बताना होता है कि भाई एरर है, इस वजह से आपका जो डाटा है वो आपको शो नहीं हो रहा। लोडिंग है कि मतलब हमारा जो एपीआई है वो कॉल कर रही है, डाटा गेट कर रही है सर्वर से, तो उसमें टाइम लग रहा है, इसलिए हम लोडिंग स्टेट दिखाते हैं। सक्सेस आने पे जो आपका डाटा है वो विजिबल हो जाएगा। तो इन तीनों स्टेट्स को कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कोड के थ्रू कि हमने एक पोस्ट लिस्ट बना रही है, कि एक मतलब सिंपल एक यूआई है जिसके अंदर हमें सिर्फ पोस्ट दिख रही है।
और कुछ भी नहीं, कि हम पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका मतलब जो भी हमारी इनिशियल लोड है उस पर हमारी जो भी पोस्ट हैं वो हमें विजिबल हो जाएंगी। तो उस पोस्ट के लोड होने के टाइम पे, इनिशियल टाइम पे जो हमारी स्टेट रहेगी वो कौन सी रहेगी, एरर स्टेट को कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में हम डायरेक्टली कोड के अंदर क्या सिंटैक्स रहेगा वो पढ़ते हैं। कि इंपोर्ट, सबसे पहले हम रिएक्ट से हमारे जो दो स्टेट्स रहती हैं, यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट, उसको इंपोर्ट करा लेंगे। देन जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है उसको पोस्ट लिस्ट नाम से जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसको क्रिएट करेंगे। देन जो हमारी तीन स्टेट्स हैं, डाटा की, लोडिंग स्टेट और जो एरर स्टेट है, तीनों स्टेट्स को हम अलग अलग बनाएंगे और द यूज इफेक्ट के अंदर हम एपीआई को फैच करेंगे। जो हमारी लोडिंग स्टेट रहती है वो ऑलवेज ट्रू रहेगी, तो हमें फॉल्स मैनेज करके चलना है। अगर फॉल्स रखते हैं इनिशियली तो उसको हम ट्रू मैनेज करके चलेंगे। अभी जैसे हमने लोडिंग स्टेट हमेशा ट्रू रखी है कि अगर एपीआई भी अगर हम कॉल नहीं करेंगे तो वो इनिशियली ट्रू ही रहेगी, मतलब हमेशा हमें लोडिंग ही दिखेगा। तो अब जो हमने एपीआई फैच करी तो जो लोडिंग स्टेट है वो हमें ट्रू रखनी है, लेकिन कब उसको फॉल्स करना है, जब हमें सक्सेस डाटा मिल जाए। हमारा जो डाटा है वो हमारा जो सेट फंक्शन है, जो हमारा सक्सेस स्टेट है उसके अंदर सेट हो जाएगा। उसके बाद में जो लोडिंग स्टेट है उसको फॉल्स करा देंगे, मतलब प्रॉमिस के जस्ट बाद में। और जो एरर है उस टाइम पे भी हमें जो हमारी लोडिंग स्टेट है उसको फॉल्स कर देना है। और जो हमारी फाइनली एक स्टेट आती है, ट्राई, कैच एंड देन फाइनली, तो फाइनली में भी हमें क्या करना है कि हमारा जो लोडिंग स्टेट है उसको फॉल्स कर देना है। क्योंकि अगर कोई कभी रेयरली कोई केस आ जाता है कि ना सक्सेस हुई एपीआई, ना कैच के अंदर एरर आई, वो डायरेक्टली फिर फाइनली के अंदर जाती है जो हमारी लोडिंग स्टेट को फॉल्स कर देती है। तो यहाँ से हम जब लोडिंग स्टेट को हमने फॉल्स करा तो हमने जो एरर स्टेट है उसको नल डाल दिया ताकि हमें एरर विजिबल ना हो। हमारा जो सक्सेस स्टेट है उसके अंदर डाटा सेट कर दिया, एंड देन जो हमारा लोडिंग स्टेट है उसको भी हमने फॉल्स कर दिया। और जो फंक्शन है उसको हमने डिपेंडेंसी एरे के जस्ट ऊपर कॉल करा दिया, मतलब एक फंक्शन के अंदर बनाया था हमने यूज इफेक्ट में, उसको हमने बाहर कॉल करा लिया जैसे हम नॉर्मल फंक्शंस को कॉल कराते हैं। डिपेंडेंसी एरे हमने एम्प्टी डाल दिया क्योंकि हमें सिर्फ ये इनिशियल लोड पे कॉल कराना है, हमें बार बार रिकॉल नहीं करवाना इसे। जो लोडिंग स्टेट है उस टाइम पे क्या रिटर्न करेगा, डिव जेएसएक्स जो है हमारा वो करेगा लोडिंग पोस्ट का, जस्ट एक सिंपल डिव जो एक टेक्स्ट दिखा देगा लोडिंग पोस्ट का। देन एक एरर रिटर्न करेगा जो एरर स्टेट है, जब अगर उसके अंदर कोई डाटा आ जाता है, जैसे जो भी हमारी पोस्ट है वो हमारे पास नहीं है या फिर कुछ भी एरर आ जाती है, कोई वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया उसको मतलब डिक्लेयर नहीं करा, पहले हमने वेरिएबल यूज़ कर लिया लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया, डिफाइन नहीं किया, तो वो भी हमारे कैच में एरर में आ जाएगी। तो वो एरर शो करने के लिए हम यहाँ पे अगर एरर हमारे पास आती है तो एक छोटा सा JSX है वही डिव, उसके अंदर हम डायरेक्टली एरर का जो मैसेज है उसको रिटर्न करवा देंगे। देन आती है हमारी सक्सेस स्टेट, जब इन दोनों स्टेट से ओवरकम कर लेगा, हमारा जो डाटा है वो सक्सेस में आ जाएगा, उसके बाद में हमारा जो JSX है वो रिटर्न हो जाएगा, मतलब जो डाटा आया था हमारे पास वो प्रिंट करवा देंगे, वो UI में रेंडर करवा देंगे। सो जो पोस्ट रहता है वो हमारे पास आएगी एरे में, मल्टीपल पोस्ट आएंगी तो वो आएगी हमारे पास एरे में, उसको हम मैप फंक्शन के थ्रू मैप फंक्शन के थ्रू कॉल करवाएंगे, इटरेट करवाएंगे उस एरे को, और जो हमारा टाइटल है, पोस्ट आईडी है, इमेजेस हैं, जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है उसको UI पे रेंडर करवा देंगे और लास्ट में फंक्शन कंपोनेंट को क्लोज करवा देंगे। तो ऐसे हम तीनों स्टेट्स को मैनेज करके चलते हैं कि जितना ज़्यादा हम इसको क्लियर करके चलेंगे कि कौन सी स्टेट पे कौन सा काम करवाना है, कौन सी चीज़ों को परफॉर्म करवानी है, कौन से साइड इफ़ेक्ट्स को रन करवाना है, उतना ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता है। अब मैं अगर यहाँ पे ना लोडिंग स्टेट ना एरर स्टेट दोनों ही नहीं दूंगा तो पहले तो हमारे यहाँ पे एरर आ जाएगा कि पोस्ट नॉट डिफाइन, या फिर पोस्ट हमारे पास नल आ रही है या अनडिफाइन आ रही है, क्योंकि डाटा फैच हो रहा है जब तक हमारे पास तो एम्प्टी एरे है। और बाई चांस डाटा फैच हो जाता है लेकिन ये वेरिएबल हमने जो सेट करा है इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा, तो ये एक अनडिफाइंड वैल्यू जाएगी और यहाँ पे एरर आ जाएगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम ये जो छोटे छोटी स्टेट्स रहती हैं, लोडिंग स्टेट, एरर स्टेट, तो इनको मैनेज करके चलना पड़ता है। अब जो हमारी कीज़ रहती हैं कि हमने आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा, उनमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है कि जो हमारे साइड इफ़ेक्ट्स होते क्या हैं, कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो भी हमारे कंपोनेंट के जो आउटसाइड इंटरेक्शंस होते हैं उनको। यूज़ इफ़ेक्ट हुक कैसे काम करता है, यूज़ इफ़ेक्ट हुक हमारा एक प्राइमरी टूल होता है जो हमारा जो फंक्शन कंपोनेंट है उसके लाइफ साइकिल मेथड्स को परफॉर्म कराना, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को परफॉर्म कराने के लिए।
डिपेंडेंसी एरे क्या होता है? डिपेंडेंसी एरे जो हमारा कंपोनेंट होता है, जो हमारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कि हमारा जो यूज़ इफ़ेक्ट है वो कब कॉल होना चाहिए, बार बार कब कॉल होना चाहिए, किस तरीके से यूज़ होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को हम डिपेंडेंसी एरे के थ्रू मैनेज करते हैं। लोडिंग स्टेट, एरर स्टेट्स, ये क्या होती हैं, कैसे मैनेज करते हैं? अभी हमने कोड के थ्रू समझा कि प्रॉमिस से ऊपर और नीचे हमारे जो लोडिंग स्टेट्स हैं उनको ट्रू फॉल्स करना होता है, जो हमारी एरर स्टेट है उसको कैच के अंदर रखना होता है, फाइनली के अंदर भी हमें जो मतलब इन जो स्टेट्स को हम मैनेज करते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आज के सेशन में हमने पढ़ा कि हमारा जो यूज़ इफ़ेक्ट है, जो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट है, उसके लाइफ साइकिल मेथड्स क्या रहते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और हमारी जो एपीआई कॉलिंग होती है उसको कैसे, उसके जो स्टेट्स मैनेजमेंट्स होती हैं उनको कैसे कोड के थ्रू हमने समझा कि ये सारी चीज़ें एक साथ काम कैसे करती हैं। हमारे जो यूज़ स्टेट है, यूज़ इफ़ेक्ट होकर उनको कंबाइनली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा रहेगा सेशन 7 स्टाइलिंग इन रिएक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।